पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था उन 15 देश का जो कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में आते हैं। हम लोगों ने 5 अस्थायी और 10 अस्थायी देशों की बात की थी। अब हम लोग अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और इस कक्षा की शुरुआत करते हैं और आगे की बात करते हैं, जो कि हम लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार इस अध्याय में देखने हैं। तो अभी हम लोग जो है वो है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों को देखना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने द जनरल असेंबली की बात कर ली थी। हम लोग अभी जो दूसरा अंग था जो द सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी बात कर रहे थे और वहां पर हम लोगों ने 15 देशों की जिक्र हम लोगों ने बात हम लोगों ने की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उसी सिक्योरिटी काउंसिल में और देखते हैं आगे की बात। लिखा हुआ है द प्रेसिडेंसी इज हेल्ड बाय ईच मेंबर इन टर्न फॉर 1 मंथ। एक महीने के लिए हर देशों को उनका मतलब यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंसी यानी कि अध्यक्षता दिया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है एक महीने के लिए हर मेंबर को। ठीक है। ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल हैज 1 वोट। सारे मेंबर जितने भी 15 हैं सबके एक मत होते हैं, यानी कि एक ही वोट ये लोग दे सकते हैं। आगे द अप्रूवल ऑफ ऑल द परमानेंट मेंबर इज नेसेसरी। ये जितने भी 5 अस्थायी देश हैं उनका अप्रूवल, उनका सहमति जो है वो आवश्यक होता है। इफ एनी परमानेंट मेंबर कास्ट अ वीटो टू शो इट्स डिसएग्रीमेंट देन नो डिसीजन कैन बी टेकन। अगर 5 में से कोई भी अपना डिसएग्रीमेंट या फिर कहें तो वीटो जो है वो शो कर देता है, वो कहता है, और अगर डिसएग्रीमेंट किसी भी मुद्दे पे अगर कर देता है, बाकी 5 में से बाकी 4 सहमत हैं और एक अगर असहमत है तो वो चीजें असहमति में चली जाएगी, मतलब वो पास नहीं होगा, वो बातें वहीं की वहीं रह जाएगी। द कंसेंट ऑफ ऑल द परमानेंट मेंबर इज ऑल्सो नोन एज, जो ये कंसेंट है सारे अस्थायी देशों का, यानी कि सारे 5 अस्थायी देशों का, उसको हम लोग ग्रेट पावर यूनानिमिटी कहते हैं। यानी कि ग्रेट पावर यूनानिमिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इसको सर्वसम्मति कहते हैं। तो सर्वसम्मति का सर्वोच्च जो शक्ति है वो इन 5 को दिया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 सदस्यों को दिया गया जो पावर है, इसी को हम लोग सर्वोच्च शक्ति सर्वसम्मति वाला कहते हैं, यानी कि सर्वसम्मति का सर्वोच्च शक्ति इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पृष्ठ में, पृष्ठ संख्या 183 पर, और अब हम लोग बात करेंगे द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, क्योंकि हम लोगों ने 6 ऑर्गन देखा था। 6 ऑर्गन में पहला था द जनरल असेंबली जो हम लोगों ने देख लिया, द सिक्योरिटी काउंसिल जो हम लोगों ने देख लिया, द जनरल असेंबली देख लिया, द सिक्योरिटी काउंसिल हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आ रहे हैं द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पे। अब इसकी बात करेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या कहता है, इसका कंसेप्ट क्या कहता है यूनाइटेड नेशन के लिए के परिप्रेक्ष्य में। लिखा हुआ है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOSOC इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इकोनॉमिक, ECOSOC सोशल और काउंसिल। इकोसॉक जो है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ये क्या कहता है, तो द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल एक्टिविटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नाम से ही क्लियर है कि जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है वो इकोनॉमी यानी कि पैसे की बात कर ले, संपत्ति की बात कर ले, समाज सोसाइटी की बात कर ले, सोशल वाला यानी कि समाज और सोसाइटी की बात कर ले, या फिर मानव आधारित और सभ्यता और रीति रिवाज की बात कर ले। ये सारे कार्य जो है यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को दिया गया हुआ है। इट्स 54 मेंबर, ओरिजिनली 18, शुरू में 18 थे, अब 54 हो चुके हैं इसके सदस्य द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन के। तो इसके बारे में लिखा हुआ है its 54 members are elected by the General Assembly for a 3-year term with the possibility of re-election.
इसके जो 54 देश हैं, इसके जितने भी देश हैं, अभी 54 देश है, शुरू में 18 थे, आगे बढ़ेंगे या घटेंगे जो भी है, इसका चुनाव कहाँ से होता है? तो इसका चुनाव जो है जनरल असेंबली, जो कि हम लोगों ने देखा था एक ऑर्गन है, इसी तरह का एक और ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, उसी जनरल असेंबली के द्वारा ये 54 मेंबर जो है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, वो चुने जाते हैं 3 साल के लिए, और 3 साल के भीतर अगर जरूरत पड़े तो फिर से चुनाव भी हो सकता है, इसकी भी संभावनाएं रखी गई हुई है, इसका भी पॉसिबिलिटी रखा गया हुआ है री इलेक्शन का। द काउंसिल मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, इस काउंसिल को कम से कम मतलब 1 साल में 2 बार मिलने की जरूरत है, ये ऐसा यूनाइटेड नेशन के चार्टर में लिखा हुआ है। इट सीक टू बिल्ड अ वर्ल्ड फॉर ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी एंड जस्टिस। इसके आधार पर, यानी कि इस काउंसिल, इस आयोग के आधार पर यह देखा जाता है, यह माना जाता है कि हम पूरे दुनिया को ज्यादा स्थिर, न्याय संगत और प्रॉस्पर यानी कि धनवान बना सकते हैं। यानी कि इस काउंसिल, इस आयोग, काउंसिल को हिंदी में आयोग कहते हैं, इस आयोग का कार्य जो है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि आर्थिक और सामाजिक आयोग का कार्य यह है कि अपने सदस्य देशों को स्टेबल करो यानी कि स्थिर बनाओ, जस्टिस यानी न्याय संगत रखो, और प्रॉस्पर यानी कि धनवान बनाओ। द काउंसिल ऑर्गेनाइजेज सेमिनार एंड कन्वेंशन टू डिस्कस इश्यूज रिलेटिंग टू इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल मैटर। ये जो काउंसिल है, ये आयोग जो है, ये संगोष्ठी वगैरह का आयोजन करता है, सेमिनार को हिंदी में संगोष्ठी कहते हैं, यह संगोष्ठी वगैरह का आयोजन करता है यह आयोग, ताकि लोगों के साथ और अपने मेंबरों के साथ, अपने सदस्य देशों के लोगों के साथ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, रीति रिवाज, सभ्यता, इन सारी चीजों पर बात की जाए और अलग अलग इश्यूज पर लोग अपना विचार दें। ये जो है एक चित्र है जहां पर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मीटिंग हो रहा है, या उस मीटिंग का चित्र जो है, यह उस सभा का चित्र जो है आपके सामने दिख रहा है। यह आप अपने पुस्तक पारस प्रकाशन के पृष्ठ संख्या 183 में भी देख सकते हैं। अब हम लोग अगले काउंसिल पर आते हैं। अगला काउंसिल जो था वो हम लोग का था, हम लोग कौन कौन देख चुके? तो पहला हो चुका हम लोग का द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो गई हम लोग की, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं चौथे पे, द ट्रस्टीशिप काउंसिल पे। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल को जानते हैं कि ये क्या कहता है, लिखा हुआ है यहां पर द ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में। The trusteeship council was established to supervise the administration of trust territory by the administering state। यानी कि ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, आयोग है, ये किसके वाज एस्टेब्लिश, इसको इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए इसका गठन हुआ था इस आयोग का, ताकि सुपरवाइज किया जा सके, देख रेख किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट टेरिटरी बाय द एडमिनिस्ट्रिंग स्टेट। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिंग, जो भी प्रशासनिक देश है, उनके द्वारा सुपरवाइज करना, नियंत्रण करना, देख रेख करना अपने ट्रस्ट टेरिटरीज का, ट्रस्ट क्षेत्र का, इसके लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल का गठन हुआ था। It is composed of united member who administer trust country, the permanent member of the Security Council not administering trust territory, and as many other non-administrating member elected by the General Assembly for 3-year term as are necessary to ensure an equal member of administering and non-administering member in the total membership। यह चीजें जो है एक ही लाइन में बहुत कुछ कह दिया गया हुआ है। इसका मतलब यह है, यह जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, यह जो आयोग है, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत बनाया जाता है, ताकि जो भी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो इन सारे चीजों को अच्छे तरीके से निगरानी कर सके, और ये भी देख सके जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके जो परमानेंट मेंबर हैं
वो कुछ ऐसा या फिर कुछ ऐसा कार्य नहीं कर रहे हो जहां पर वो अपना सुपरमैसी दिखा रहे हो, यानी कि जहां पर वो अपना दबदबा दिखा रहे हो, और कुछ ऐसा कार्य ना कर रहे हो। इन सारे चीजों की देख रेख के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया। ट्रस्टीशिप काउंसिल का कार्य यही है कि पूरे जो आयोग हैं, अलग अलग आयोग हैं, पूरे यूनाइटेड नेशन को सुपरवाइज करना, यानी कि देख रेख करना। इट हैज सिंस बीन disband as there are no more mandated territory in the world। अब यह जो आयोग है, यह जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, यह अब एक तरीके से देखा जाए तो चल रहा है, लेकिन अभी देखा जाए तो चूंकि अब कोई टेरिटरी ऐसे वर्ल्ड में, दुनिया में ऐसे नहीं है जो कि हैं और नहीं है, इसी तरीके से चल रहे हैं बहुत सारे ऐसे देश, और लगभग किसी को अब नियंत्रण की जरूरत नहीं है। तो द ट्रस्टीशिप काउंसिल भी एक तरीके से बस कार्य कर रहा है, बस कर रहा है, और ज्यादा इसका अब कुछ महत्वपूर्णता रहा नहीं। अब आगे बात करते हैं, और हम लोगों ने देख लिया द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब हम लोग आएंगे अगले में द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब इसकी बात करेंगे। लिखा हुआ है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और यह है पृष्ठ संख्या 183 पे, 183 पे लिखा हुआ है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। अब आते हैं इस पर। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इज द मेन जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यह जो है ICJ, यह मुख्य जुडिशियल ऑर्गन है, यानी कि न्यायिक अंग है। अब जस्टिस है, जुडिशियल है, तो है ही है। दिस कोर्ट with its headquarter in Hague act as the principal body of the United Nations। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, हेग एक जगह है, वहां पर है, और यह एक्ट मतलब यह एक प्रिंसिपल बॉडी, एक मुख्य अंग है यूनाइटेड नेशन का, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेज। यहाँ पर 15 जज होते हैं इस कोर्ट में, न्यायाधीश होते हैं, जज को हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं। इलेक्टेड फॉर 9 टर्म बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जनरल असेंबली, और जिनका चुनाव जो है 9 ईयर टर्म के लिए, मतलब 9 वर्षों के लिए होता है, और इनका चुनाव जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज हैं, यानी कि जो 15 जज होते हैं, ये 9 साल के लिए द सिक्योरिटी काउंसिल और द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन के द्वारा चुने जाते हैं। इट इज मैंडेटरी दैट 5 जजेस रिटायर एवरी 3 ईयर। यह जरूरी है, यानी कि यह यहाँ पर आवश्यक है इसके चार्टर के अनुसार कि 5 जज जो है हर 3 साल पर रिटायर होते रहें, यानी कि सेवानिवृत्त होते रहें एवरी 3 ईयर। ठीक है, आगे all member state which are parties of dispute have to comply with its decision। जितने भी इसके मेंबर स्टेट है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी सदस्य हैं, अगर वहां पर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, अगर कोई अंतरराष्ट्रीय डिस्प्यूट, यानी कि 2 देशों के बीच में, देश के अंदर का अगर डिस्प्यूट है तो वो तो वहां का जुडिशियल सिस्टम देख लेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कार्य है 2 देशों के बीच या 2 से ज्यादा देशों के बीच में डिस्प्यूट, जो कि इसके सदस्य हैं, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसका जो सुनवाई है वो, अगर जैसे भारत पाकिस्तान का कोई ऐसा इशू है जहां पर हम लोग को न्याय चाहिए या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। और यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि ऑल मेंबर स्टेट, जितने भी सदस्य देश है यूनाइटेड नेशन के, वो ICJ में अगर कोई बात जाती है और अगर वहां से कोई निर्णय आता है तो उस निर्णय को मानना पड़ेगा, बाध्यता बनती है सारे मेंबर स्टेट का जो भी इसमें इन्वॉल्व है। ICJ also provide legal advice to other organ and specialized agency of the United Nation। ICJ जो है, इसके अलावा बाकी जो 5 और ऑर्गन है, और इसके अलावा 20 जो मतलब सब्सिडरी ऑर्गन है, उनको भी ये एडवाइस देता है, उनको भी ये अपना सुझाव देता है। द कोर्ट इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर 3 ईयर टर्म। यहां पर यानी कि ये कोर्ट में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, बनते हैं 3 साल के लिए।
अब आगे बात करते हैं और लास्ट की बात करते हैं। लास्ट वाला जो हमारा ऑर्गन है, यहां पर हम लोगों ने देखा द जनरल असेंबली को हम लोगों ने देख लिया, द सिक्योरिटी काउंसिल को, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को, द ट्रस्टीशिप काउंसिल को, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। अब लास्ट हम लोग देखेंगे द सेक्रेटेरिएट को, यानी कि सचिवालय वाला कंसेप्ट को देखेंगे जो यूनाइटेड नेशन का है। अब बात करते हैं द सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट को हिंदी में सचिवालय कहते हैं। तो बात करते हैं सचिवालय का। ये है जो चित्र जो आपको सामने दिख रहा है, यह इंसान जो है, इन्हीं का नाम कोफी अन्नान है। जब यह पुस्तक छपा था उस समय यह सेक्रेटरी थे यूनाइटेड नेशन के। द सेक्रेटेरिएट के बारे में देखते हैं। द सेक्रेटेरिएट कंसिस्ट ऑफ 10,000 स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स ड्रॉन अप फ्रॉम ऑल मेंबर नेशन टू रन द डेली बिजनेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इस सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में जितने भी सदस्य देश हैं, वहां से कुल मिलाकर 10,000 जो लोग हैं वो यहाँ पर कार्य करते हैं, इस सचिवालय में कार्य करते हैं डेली आधार पर। यानी कि यहाँ पर 10,000 एम्प्लॉय हैं जो इन्हीं के, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट हैं, मेंबर कंट्री हैं, वहीं से ये लोग आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेक्रेटरी जनरल एंड अदर स्टाफ। यहाँ पर एक सेक्रेटरी जनरल जो मुख्य होता है और बाकी स्टाफ होते हैं। सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन का, उसके सुझाव पर द जनरल असेंबली के द्वारा सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट, नियुक्ति होता है। द सेक्रेटरी जनरल इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। A person can be re-elected on this post immediately after expiry of his or her term। अगर चाहे, अगर लगा, अगर जरूरत पड़ा, या फिर से जो सेक्रेटरी जनरल है वो दोबारा भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद वो नहीं बनेंगे। अगर वो बनना चाहें और अगर सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली सारा कुछ अगर उनके लिए सकारात्मक रहा तो वो आगे भी फिर से बन सकते हैं। एट प्रेजेंट, फिर पुस्तक छपने के समय की बात है, एट अभी नहीं है। एट प्रेजेंट कोफी अन्नान ऑफ घाना इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। घाना देश के एक व्यक्ति कोफी अन्नान जो है वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है। यही व्यक्ति कोफी अन्नान है जो इस चित्र में दिख रहे हैं। आगे, He was appointed on January 1, 1997 for a 5-year term। ये 1 जनवरी 1997 को 5 साल के लिए चुने जाते हैं और ये दोबारा चुन लिए जाते हैं 2001 के जून में। यानी कि यह सेकेंड टर्म के लिए भी जनरल असेंबली के द्वारा चुन लिए जाते हैं। लिखा हुआ है He was appointed on January 1, 1997 for a 5-year term। 5 साल के लिए चुने जाते हैं and had been re-elected। और फिर से ये निर्वाचित हो जाते हैं for a second term, दूसरे कार्यकाल के लिए by जनरल असेंबली in June 2001। 2001 के वर्ष 2001 के जून में। तो इस अध्याय को अभी हम लोग इस कक्षा में यहीं पर रोकते हैं। अब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो बात करेंगे इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ अंतरराष्ट्रीय संस्थान, उन सारी चीजों की बात और आगे की बात हम लोग करेंगे जो भी आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार इसमें इस अध्याय में और पढ़ने हैं। तो इस कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, तो वहां पर इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।